हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स नो इट। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि आखिर ये लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम क्या है और किस तरीके से ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्यों है। आखिर ये कौन सा प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए ज़रूरी है या जीवित के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस। सो अ प्रोसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग बॉडीली फंक्शन एंड रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। हम ऐसे फंक्शन को जो हमारे शरीर को फंक्शन करने के लिए यानी कार्य करने के लिए ज़रूरी हो और इसके साथ साथ में जीवित रहने के लिए, तो ऐसे फंक्शन को हम सही मायने में लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। अब कैसे फंक्शन है भाई जो किसी एक जीव के अंदर होते हैं, अगर हम उनके विषय में डिस्कस करें तो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन, यानी कि ये चारों ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि किसी भी जीव के अंदर होता ही है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण, यानी कि हर एक जीव कुछ ना कुछ तो खाता ही है, क्योंकि जब तक वो कुछ खाएगा नहीं तो सरवाइव कैसे करेगा। और जो भी कुछ हम खाते हैं उसका क्या होता है हमारे शरीर में। तो इस पार्ट में हम न्यूट्रिशन में यही डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को खाता है और फिर सरवाइव रहता है। देन सेकेंड, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि भाई हर एक जीव सांस लेता ही लेता है। और वो सांस क्यों लेता है भाई? कभी आपने सोचा कि हम आखिर सांस क्यों लेते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, तो हम उसके विषय में भी समझेंगे भाई सांस क्यों लेते हैं। तो वो रिस्पायरेशन का पार्ट है। देन होता है सर्कुलेशन। वैसे सर्कुलेशन को हम ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना। तो हमारी बॉडी में कुछ मूव तो होता है। क्या होता है? वो होता है ब्लड, और हमारे पूरे शरीर में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। अब उस सर्कुलेशन का क्या काम होता है, तो इस सर्कुलेशन में हम यानी कि परिवहन में हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होके हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। और देन लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। जी हाँ, एक्सक्रीशन को हम कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि आपके शरीर से कुछ न कुछ थ्रो आउट करना, यानी कि बाहर निकालना। तो वो पूरा प्रोसेस हम एक्सक्रीशन में समझेंगे कि आखिर हमारी बॉडी में वो कौन सा वर्क है या कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस एक्सक्रीशंस को ऑपरेट करते हैं या फिर करते ही हैं। तो वन बाय वन जो है हम इन चारों प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन पर। सो लेट्स नो इट अबाउट द न्यूट्रिशन। सो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन को सिंपल लैंग्वेज में हम कहें कि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ से कि आपकी बॉडी जो है वो फूड को इनहेल करती है और फिर उस फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। और वो रिक्वायर्ड एनर्जी कहाँ से पूरी होती है? वो पूरी होती है फूड से। और शायद तभी हम सभी, क्योंकि हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, शायद तभी हम सब जो है वो भोजन करते ही हैं। बिना खाना खाए तो भाई कोई काम होता नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है फूड। तो इसीलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन जो प्राप्त होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो देखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को एब्जॉर्ब करते हैं वो दो प्रकार का होता है, यानी कि टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रोफिक, यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वपोषी। यानी कि अगर और इसको मैं इजी वे में कहूँ तो जो अपना भोजन स्वयं बनाए,
अब भाई देखो, इसमें ये मत कहना कि हम भी तो अपना भोजन बनाते हैं, हम भी अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट वी डोंट प्रिपेयर। हम क्या करते हैं? वी कुक्ड फूड, हम भोजन को पकाते हैं, लेकिन वो जो भोजन पकाते हैं वो हमें कहीं और से मिलता है, यानी कोई और बना के देता है, जैसे कि प्लांट्स। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि बेसिकली जो अपना फूड स्वयं बनाए उसे हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब जो कि किसी दूसरे के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड रहे। जी हाँ, अब दूसरे के ऊपर, इसीलिए उसे हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे कि हम लोग इंसान, भाई हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, रहते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड। कैसे रहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब होता है अकार्बनिक पदार्थ, कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, यानी उनको यूज़ करते हैं। कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, और यूज़ करके एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते हैं, लाइक अ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। और वो किस प्रोसेस से बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ये वही प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करता है। और ये कैसे करता है अगर हम इसको इस इक्वेशन से समझें। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। भाई दोनों ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, तब जाके ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, साथ में वाटर भी बनाता है। ट्रांसपिरेशन के थ्रू काफ़ी मात्रा में पानी को ये एवोपरेट कर देता है। तो इस प्रोसेस से हम फोटोसिंथेसिस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में से हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रक्रिया तभी पॉसिबल है किसी भी प्लांट में जब 4 चीज़ें हों, और वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कैसे करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू, जिसको हम हिंदी में रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू रूट से ये पानी लेते हैं, राइट। ये रूट से जो है वो यानी कि अपने जड़ों से पानी लेते हैं, और पानी के साथ साथ में कई सारे मिनरल्स जो भी इनको रिक्वायर्ड होता है वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड वन इज सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। और चौथा क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट में पाया जाता है, और वही क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर किसी भी पौधे में ये क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट्स या वो ट्री फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, यानी कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन पे नहीं हो सकती। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों रहने पर ही फोटोसिंथेसिस होती है। और ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक तरीके से रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की तरह कार्य करते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके जो है वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे। अब जैसे घर में, आपके घर में किचन में मम्मी खाना बनाती होंगी तो कोई ना कोई तो सामान चाहिए होता है, और उसी सामान को मिला के पका के आपके सामने परोसा जाता है। तो वो यही करते हैं, इन कच्चे सामानों को लेके बनाते हैं और आपको क्या परोसते हैं? ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और ये किसके थ्रू करते हैं? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उनका एक पार्ट होता है लीव्स में, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। याद रखना, हिंदी में कहते हैं इसे रंध्र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो रंध्र होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं इसकी इमेज आपको स्क्रीन पे ज़रूर शो करूँगा। और इसमें क्या, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका एक गार्ड सेल। गार्ड सेल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गार्ड सेल का मतलब क्या हुआ, गार्ड करते होंगे। दूसरा स्टोमेटल स्पोर, यानी कि ये एक तरीके से उसके अंदर का एक छिद्र होता है, या हम कह सकते हैं एक होल होता है, जो जब मेटा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लाता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाता है, तब वो स्पोर ओपन होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, फिर वो पोर बंद हो जाता है। तो यानी कि सही मायने में इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक तरीके से गैसेस को एक्सचेंज करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और वहीं इन जब पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि रिस्पायरेशन करते हैं, उस समय ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और थर्ड पार्ट इसका क्या होता है? थर्ड पार्ट इज अ क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, और इसी क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है आपका जो ग्रीन पिगमेंट। जी हाँ, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो इसी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। स्पोर जो है वो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और गार्ड सेल एक तरीके से आप देख सकते हो कि ये प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम ओवरऑल स्टोमेटा के फंक्शन की बात करें, तो स्टोमेटा पहला तो ये गैसेस को एक्सचेंज करता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। और वहीं रात में जब पौधे क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। जैसे हम श्वसन करते हैं, ऐसे ही हर एक जीव रिस्पायरेशन करते हैं। और जो रिस्पायरेशन करते हैं यानी श्वसन क्रिया करते हैं, तो भैया ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चाहे वो हम इंसान हो या वो पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। तो गैसेस को एक्सचेंज करना और इसके साथ साथ में लार्ज अमाउंट में वाटर को एवोपरेट करना। जी हाँ, क्योंकि ये जो है वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। ट्रांसपिरेशन भी पौधे पत्तियों के द्वारा करते हैं, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्योंकि वाटर जो होता है वो मैक्सिमम एवोपरेट हो जाता है लीव्स के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से सही मायने में स्टोमेटा की हेल्प से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी गैस भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देन ये हो गया पूरा, मैंने आपको बताया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ये आपके लिए एक नोट्स का काम करेगा। और मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझाया है, जिससे कि आप इजीली इसको समझ सको और नोट डाउन करके आगे रिवीजन के समय में हेल्प ले सकते हैं। नाउ वी डिस्कस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जी हाँ, यानी कि विषम पोषी पोषण। अभी हमने इससे पहले जो स्वपोषी पढ़ा था, ये जस्ट इसका अपोजिट है। तो ये क्या होता है? ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रोफ्स। सो ऐसे क्या कहते हैं इनको हम कि विषम पोषी पोषण, क्योंकि भाई बहुत से ऐसे भी जीव हैं जिनके पास वो एबिलिटी नहीं है कि जो पौधों में है। उस एबिलिटी को हम कैसे करेंगे पूरा? भाई उनके अंदर तो कहीं से एबिलिटी हम डाल नहीं सकते। सो दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोफ्स, यानी कि प्लांट्स के ऊपर।
तो वो कैसे दूसरों से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं या टेक करते हैं। दे आर बेसिकली 3 टाइप्स। जी हाँ, 3 प्रकार से। फर्स्ट इज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें फूड जो होता है वो इनटेक होता है। आप इसको इस तरीके से याद रखो, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को अंदर लेता है अपने अंदर और फिर उसको डाइजेस्ट करता है। जी हाँ, वो पहले उसको अपने अंदर लेगा सॉलिड्स को, देन अपने अंदर डाइजेस्ट करता है। अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो अमीबा का और एनिमल्स, यानी कि जो भी जंतु हैं इंक्लूडिंग वी, हमें भी इंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग सॉलिड्स लेते हैं, कोई भी फूड सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी लेते हैं, बट उसको अंदर लेके फिर डाइजेस्ट करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि बाहर से डाइजेस्ट किया यूं करके और सारी एनर्जी हमने खींच ली। तो ऐसा जो फूड होता है न्यूट्रिशन, जहाँ पे हम सॉलिड को अंदर लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि अमीबा का भी न्यूट्रिशन सेम होता है और एनिमल्स में यानी हम सब में भी इसी प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। देन सेकंड होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया कि ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली किसके ऊपर, या तो डेड के ऊपर, डेड जो डेड एनिमल्स होते हैं मरे हुए, और डिकेइंग यानी कि सड़े गले, कोई भी सड़े गले पदार्थों के ऊपर ये अपना न्यूट्रिशन पाते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फंगी। फंगी का नाम देखा होगा, आप सुना होगा पहले भी छोटी क्लासों में भी, या फिर कहते हैं कि अरे देखो फंगस लग गया है, या कभी हम रेनी सीजन वगैरह में देख के सड़े गले पदार्थों पे बहुत सारे कुछ छतरी की तरह उगाते हैं, लाइक अम्ब्रेला। तो ये सब क्या होते हैं, फंगी ही होते हैं। और मशरूम भी एक तरह का फंगी होता है जो हम लोग वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे से खुश होकर खाते हैं। तो दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगी। तो ये फंगी क्या होते हैं कि मैक्सिमम डेड और डिकेइंग जो भी मैटर्स होते हैं उनसे अपना ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया भाई सैप्रोफाइटिक। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अभी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट में एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है क्या करता है, वो होस्ट बनाता है। होस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम वो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर चला जाता है और वहाँ से उसका न्यूट्रिशन लेता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ किसी न किसी पहले पेड़ पे उगता है और फिर वो धीरे 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 करके उस पेड़ को ही पूरा ख़त्म कर देता है। तो अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पैरासाइट है, लेकिन वो हाँ एज अ पैरासाइट स्टार्ट होता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका अमरबेल। अगर आपने कभी सुना हो अमरबेल के बारे में, तो अमरबेल जो होती है वो कैसे करती है, वो किसी न किसी प्लांट्स के ऊपर चिपक जाती है और प्लांट्स या ट्री के ऊपर, और फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के भी बारे में बताता हूँ जो कि एनिमल्स से अपना फूड अचीव करते हैं। हाँ, अगर हम बात करें पिचर की, पिचर प्लांट और फ्लाई ट्रैप। सो ये ऐसे पौधे हैं या प्लांट्स हैं जिनको आप कह सकते हो कि दे आर नॉन वेजिटेरियन। जी हाँ, ये नॉन वेजिटेरियन पौधे होते हैं, नहीं मांसाहारी। ये मांस खाते हैं। कैसे खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं, तो हो गए ना नॉन वेजिटेरियन। तो ये कीड़ों को ट्रैप करके उनको फिर खाते हैं और वहाँ से उनसे अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। तो देखो प्लांट्स में भी ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे हमने कहा ना अभी अमरबेल का एग्जांपल लिया, या फंगी भी काफ़ी हद तक प्लांट्स में ही आते हैं। ये प्लांट्स होते हुए भी अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्लोरोफिल। कि क्लोरोफिल की वजह से, इनके पास ना होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो अलग तरीके से न्यूट्रिशन पाते हैं। सो ये तो हो गया कि हम 3 तरह के न्यूट्रिशन को देखते हैं। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स में जो कि क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है।
तो हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। हाउ वी डिस्कस द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्यों में, यानी कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे, जिसको बेसिकली एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, यानी कि आहार नाल। सो व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कैनल? एलिमेंट्री कैनल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, यानी कि पूरे एलिमेंट्री कैनल में अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो एक तरीके से ट्यूब का काम करती है। कैसे? क्योंकि ट्यूब जो होती है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और गुर्दे तक जो है जाती है, इसको हम गुहा कहते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम होता है मुंह से लेके नीचे तक का, इसे पूरा हम आहार नाल कहते हैं। और किस तरीके से इस आहार नाल में और कई सारे पार्ट्स हैं जो वन बाय वन फूड के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है आपका बकल कैविटी, जिसको हम मुख गुहिका कहते हैं। मुख गुहिका यानी कि हमारा ये मुख, ये इतना जो पोर्शन है ये हमारा बकल कैविटी में आता है। अब इस बकल कैविटी में क्या क्या होता है? इस बकल कैविटी में सबसे पहले होता है टीथ। ठीक है, टीथ क्या करता है? भोजन को च्यूइंग करता है, यानी चबाता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए जो है इसका कंटिन्यू काम होता है च्यूइंग, यानी भोजन को ये चबाता रहता है। अब वहीं पे अगर दूसरा बात करें तो होता है टंग होता है। और टंग का काम क्या होता है? टंग का काम क्या होता है? टंग जो होता है वो फूड को रोल करता है और साथ में टेस्ट करता है। तो इसका क्या होता है? रोलिंग प्लस टेस्टिंग, राइट? ये दो काम होते हैं इसके। तो ये टीथ भी हमारे मुंह में होता है और भैया टंग भी हमारे मुंह में होती है, और ये सब इस तरीके से फूड को चबाने में और रोल करने में हेल्प करते हैं। और साथ में इसी टंग की वजह से, नहीं जीभ की वजह से ही हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। और इसके अलावा इसमें जो एक और होता है वो होता है सैलिवरी ग्लैंड भी होता है। जी हाँ, जो कि क्या करता है? सैलिवरी ग्लैंड जो कि हमारे मुंह में होता है, वो सही मायने में एक सैलिवा को सीक्रेट करता है। जी हाँ, क्या करता है? सैलिवा को प्लस म्यूकस, इन दोनों को ये क्या करता है? सीक्रेट करता है यानी कि निकालता है। और ये हमारे फूड में यहीं पे मिलता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि फूड जो है वो ईज़िली हमारे इस फूड पाइप के थ्रू स्टमक में पहुंच जाए, और दूसरा डाइजेशन में हेल्प हो। और इसके साथ साथ में इसमें कुछ स्टार्च भी अवेलेबल होता है जो आगे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए, जिससे कि फूड ईज़िली आगे अगले प्रोसेस में जा सके। तो इसके बेसिकली 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बकल कैविटी में आती हैं। और इस बकल कैविटी का काम, ये फंक्शन केवल इतना ही होता है कि भोजन को चबाना और चबा के फिर आगे फॉरवर्ड कर देना। और हाँ, सैलिवा को मिक्स करना भी इसी का फंक्शन होता है। देन हम मूव करते हैं फूड पाइप पे, यानी कि इसको हम ओसोफेगस भी कहते हैं और साथ में फूड पाइप भी आप कह सकते हो। इसको भोजन नली भी कहते हैं हिंदी में। अब ये क्या करता है? ये एक तरीके से इसका छोटा सा ही काम होता है कि भोजन को बकल कैविटी से लेके स्टमक तक पहुंचाना, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं होता है। एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, क्योंकि देखो इसी आहार नाल से ही, नली से ही हम सांस भी लेते हैं और फूड भी इनहेल करते हैं। तो एक तरीके से इसमें एक ऐसी क्रिया होती है जिससे कि सांस भी हमारी चलती रहे और उसके सांस के साथ साथ में भोजन भी जब हम खाएं तो भोजन भी हमारा आसानी से स्टमक तक पहुंच जाए। तो ऐसे ये जो मूवमेंट्स होता है फूड का, इसको हम बेसिकली पेरिस्टाल्टिक
मूवमेंट कहते हैं। जी हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि ये ओसोफोगस ऑपरेट करता है। तभी तो हम इजली खा भी लेते हैं और सांस भी लेते रहते हैं। ये क्या करता है, मैं इसको एक बार फिर लिख देता हूँ, आप जरूर ध्यान देना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये ऑपरेट करता है और उसके साथ साथ में ये फूड को कहाँ तक पहुँचाता है, ये पहुँचाता है स्टमक तक। स्टमक तक पहुंचाता है। बस यही इसका इतना काम होता है। और उसके बाद तो बाकी जो बचा काम होता है वो किसका होता है, वो स्टमक का होता है। सो अब हम समझते हैं कि स्टमक का क्या फंक्शन होता है। नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ स्टमक, यानी कि अमाशय का कार्य क्या होता है हमारे पाचन तंत्र में या हमारे आहार नाल में। सो अमाशय सही मायने में वो हमारे आहार नाल का वो पार्ट है जहाँ पे फूड का रियल डाइजेशन होता है। हाँ, ये सही मायने में भोजन का जो सही पाचन होता है वो हमारे अमाशय में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है वो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। हालांकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि कुछ गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं, यानी कि उसको निकालते हैं। अब उन गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन सही मायने में ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसी से फिर आगे जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। और वो प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मत समझना कि प्रोटीन यहीं पे डाइजेस्ट हो गया स्टमक में, नो। देन सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड ही होता है जो बेसिकली मीडियम को एसिडिक बनाता है, यानी कि मेक अ मीडियम एसिडिक। और जब मीडियम एसिडिक होगा तो क्या होगा? फूड जो है, जो हमने फूड खाया है वो और भी ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? उससे उसके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प होती है। एंड थर्ड, जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है उसे हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? सही मायने में ये इनर लेयर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है भाई? कौन से इनर लेयर को? स्टमक की जो अंदर की लेयर होती है उसको बाकी जूसों से या बाकी एसिड से बचाता है। नहीं तो ये एसिड भी तो हमारे स्टमक के लेयर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भाई लाइसोसोम की तरह ये भी काम करेंगे। तो इसलिए वैसे कोई प्रोटेक्शन भी चाहिए तो वो म्यूकस करता है। म्यूकस सही मायने में हमारे स्टमक की जो इनर लाइनें होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है कि किसी तरीके से उसको नुकसान ना हो। तो ये बेसिकली फंक्शन होता है स्टमक का। अब स्टमक के बाद फिर हमारा फूड आगे कहाँ बढ़ता है? आगे फूड जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि जिसको हम छोटी आंत भी कहते हैं। जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या होता है कि सही मायने में कहें तो डाइजेशन होता है। किस चीज़ का? अब कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर होता है प्रोटीन का। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जो भी फैट्स होता है यहाँ पर किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका सही डाइजेशन होता है और इसी डाइजेशन से फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आगे अपना फंक्शन करते हैं, यानी कि इनसे जो भी बॉडी को रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं वो यहीं से पाते हैं। तो यानी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या फैट या तीनों का डाइजेशन कहाँ होता है।
तो उसका आंसर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके साथ साथ में इसकी जो वॉल होती है ना, वो कुछ एक एंजाइम्स जो है वो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं उसे। क्या करते हैं वो? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को ये सीक्रेट करते हैं। जी हाँ, ऐसे सीक्रेट जो क्या करता है, वो उसके कुछ अपने अलग फंक्शन होते हैं, बड़े अजीब से फंक्शन होते हैं, ध्यान से समझना इसको। ये क्या करता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को ये किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। और फैट को ये करता है फैटी एसिड में। हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वैसे फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये देखो, तीन से ध्यान से समझना, किस किस को? इंटेस्टाइनल एंजाइम होता है जो सीक्रेट होता करता है। कौन करता है? छोटी आंत ही करती है, उसकी वॉल्स, यानी छोटी आंत की दीवारें, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। इसके साथ में जो फूड को डाइजेस्ट करता है, यहाँ पर फूड में जो भी स्टमक से डाइजेस्ट फूड हम यहाँ पे आता है, उसके सारे न्यूट्रिशन को एक विली होती है। विली एक तरीके से फिंगर की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कि हर एक सेल्स इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि क्या करती है? विली सही मायने में एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे ध्यान रखना, विली होता है एक तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके किसके पास भेजता है? ये भेजता है ब्लड में। ये इसका फंक्शन होता है विली का। विली जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में का ही पार्ट होता है। इसके साथ साथ में अगर मैं कहूँ तो केवल यही नहीं, इसके साथ में कुछ और भी जुड़े हुए होते हैं जो कि इस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब वो क्या होते हैं, चलिए अब उसको हम डिस्कस करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, यानी कि या हम कहें उसी से अटैच होता है पैनक्रियाज। जी हाँ, पैनक्रियाज क्या करता है? ये एक तरीके से पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाटिक जूस। अब वो पैनक्रियाटिक जूस क्या होते हैं? दे आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ ट्रिप्सिन जो कि क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि तरीके से ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरा होता है लाइपेज क्या करता है? जो भी इमल्सिफाइड, यानी कि जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, इसको डाइजेस्ट करता है ये। तो एक तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और लाइपेज जो होता है वो फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और ये सारे किससे अटैच होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से। याद रखना, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि अभी भी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ही डिस्कस कर रहे हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में ये भी लीवर, जिसको हम यकृत भी कहते हैं हिंदी में, लीवर भी जुड़ा हुआ होता है, जो कि एक तरीके से ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है। बाइल जूस एक ऐसा केमिकल जूस है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में तो हेल्प करता ही है,
इसके साथ साथ में लीवर से निकले हुए केमिकल्स बहुत अच्छे तरीके से जो वेस्ट बचे हुए होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी हम कह सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसको ब्लड में जाने से रोकता है। इवन वो उसको थ्रो आउट करता है, आगे पुश करता है ताकि वो कहाँ जाए, उसके अगले पार्ट में। स्मॉल है, स्मॉल के बाद फिर कौन सा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इसको मूव करवाता है। तो लीवर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो कि एक हमारे एलिमेंट्री कैनल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यहाँ पे हो गया पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का समापन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो बाकी बचा फूड है वो कहाँ जाता है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका फंक्शन बहुत सिंपल होता है। अगर मैं कहूँ तो कोई खास इसका फंक्शन नहीं होता। इसका फंक्शन कितना होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर बचा हुआ होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा वाटर, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, इस चीज़ को करता है, ठीक है। यानी कि जो भी अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आगे बढ़ा, लार्ज में गया, तो लार्ज में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, या हम उसको वेस्ट भी कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल, उसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उस वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देता है, आगे यूरिनल बैग में। उसको हम एक्सक्रेशन में समझेंगे कि कैसे उत्सर्जन तंत्र अपना काम करता है। इसके अलावा जो भी बचा हुआ रेस्ट मटेरियल होता है, राइट, तो क्या करता है ये, रिमूव रेस्ट मटेरियल। ये रेस्ट मटेरियल आपका वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। कहाँ पे, फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से वाया एनस, जी हाँ, एनस जिसको कि गुदा भी कहते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी से थ्रो आउट कर देता है। तो ये दो मेन फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पे हमारा जो है वो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट पार्ट, यानी कि जिसको हम न्यूट्रिशन का मतलब कैसे ह्यूमन बीइंग में फर्स्ट से लास्ट तक हमने पार्ट को डिस्कस किया। हमने स्टार्ट किया बकल कैविटी पे और एंड किया एनस पे। तो ये पूरा जो हमने डिस्कस किया ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का फंक्शन होता है, या हम कहें कि फूड इस तरीके से हर स्टेप में किसी न किसी पार्ट्स के थ्रू कोई ना कोई प्रोसेस को झेलता है और फिर आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही हमें भी यही चाहिए कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ उनसे संघर्ष करते रहें और आगे बढ़ते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। क्यों? क्योंकि उससे सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। सो थैंक यू so much. Stay home and stay safe.